गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो विज्ञान से संबंधित होगा और इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विघट नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया पीबी, ऑप्शन बी में दिया गया इस्पात, ऑप्शन सी में दिया गया एफई और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्युमिनियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीबी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। ऑप्शन बी में दिया है परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित और ऑप्शन सी में दिया गया है परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की कमी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। ऑप्शन बी में दिया गया परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। ऑप्शन सी में दिया गया है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि और ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 22 है, इनमें एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, क्या बनेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में दिया गया है मैग्नीज, ऑप्शन सी में दिया गया है एजी यानी कि सिल्वर और ऑप्शन डी में दिया गया पीवी यानी कि सीसा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यूरेनियम 92-236, यूरेनियम 87-224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3 अल्फा कण 5 बीटा, ऑप्शन बी में दिया गया 3 अल्फा 4 बीटा, ऑप्शन सी में दिया गया 7 अल्फा 3 बीटा और ऑप्शन डी में दिया गया है 3 अल्फा 1 बीटा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 अल्फा और 1 बीटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी में दिया गया आधी रहती है, ऑप्शन सी में दिया गया तिगुनी हो जाती है और ऑप्शन डी में दिया गया है दोगुनी हो जाती है।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि यूरेनियम 9238 विघटित होकर 91 Pa234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जित हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1 अल्फा और 1 बीटा, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 अल्फा और 2 बीटा, ऑप्शन सी में दिया गया 1 अल्फा और 2 बीटा, और ऑप्शन डी में दिया गया है 2 अल्फा और 1 बीटा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अल्फा और 1 बीटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया 140 दिन, ऑप्शन बी में दिया गया 70 दिन, ऑप्शन सी में दिया गया 210 दिन, और ऑप्शन डी में दिया गया 280 दिन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 140 दिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 12.5%, ऑप्शन बी में दिया गया है 26 का 1/4%, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 का 1/4%, और ऑप्शन डी में दिया गया है 16 का 1/4%, यानी कि प्रतिशत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 का 1/4%, सॉरी 6 का 1/4%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 3 महीने, ऑप्शन बी में दिया गया है 4 महीने, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 महीने, और ऑप्शन डी में दिया गया है 12 महीने। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 महीने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का कान निर्धारित करने के लिए विघनाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है रेडियम काल निर्धारण, ऑप्शन बी में दिया है यूरेनियम काल निर्धारण, ऑप्शन सी में दिया गया है कार्बन काल निर्धारण, और ऑप्शन डी में दिया गया है ड्यूटेरियम काल निर्धारण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन काल निर्धारण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है किससे? ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन सी में दिया है परमाणु डेटिंग से, और ऑप्शन डी में दिया गया है जैविक घड़ी से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी की जो आयु होती है वो यूरेनियम डेटिंग से आकलन किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मृदा का, ऑप्शन बी में दिया गया स्मारक का, ऑप्शन सी में दिया गया जीवाश्म का, और ऑप्शन डी में दिया गया चट्टाने का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया गया हेनरी बेकरेल, ऑप्शन बी में दिया गया मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी में दिया गया रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी में दिया गया है डी ब्रोगली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी बेकरेल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। 15 क्वेश्चन में दिया गया यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया गया प्रोटॉन, ऑप्शन सी में दिया गया न्यूट्रॉन,
और ऑप्शन डी में दिया गया है पॉजिट्रॉन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा यानी कि न्यूट्रॉन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी। जो परमाणु विखंडन होते हैं उनकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी में दिया गया है पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी में दिया गया है ऑटो हॉर्न और ऑप्शन डी में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑटो हॉर्न। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में दिया है विखंडन, ऑप्शन बी में दिया है संलयन, ऑप्शन सी में दिया है तापीय दहन और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त तीनों का प्रभाव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विखंडन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है संलयन से, ऑप्शन बी में दिया गया विखंडन से, ऑप्शन सी में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया से और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संलयन से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फ्रेंड्स निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया गया है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी में दिया गया है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में दिया गया है कृत्रिम रेडियोधर्मिता और ऑप्शन डी में दिया गया है एक्स किरण उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस तरह किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया ईंधन की तरह, ऑप्शन बी में दिया गया स्नेहक की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया विमंदन की तरह, ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विमंदक की तरह। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।